हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा कोता के 15th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता हम देखते हैं कि क्लीनर्स और राइडर्स एक दूसरे के सामने आ गए होते हैं और रूडो उनसे एमओ के बारे में पूछ रहा होता है। तभी इंजन कहता है कि माफ़ कर देना राइडर्स कि हमने तुम्हारा रूडो को कैप्चर करने वाला प्लान फेल कर दिया है, क्योंकि हम इसके साथ ही यहाँ पर आ गए हैं। तो चलो फिर बताओ, आखिरकार हम अब कौन सा खेल खेलने वाले हैं। तब रेडर्स का लीडर अपनी घड़ी को देखने लगता है और रूडो को समझाता है कि वो बेवजह क्लीनर्स की बेफिक्री की वजह से चिंता कर रहा था, और उसे समझाता है कि अगर वो लोग बेफिक्र होते तो उसके साथ वहाँ पर नहीं आते। तो हम देखते हैं आगे। इसके बारे में रेडर्स के लीडर ने पहले ही सोच रखा था, जिस वजह से वो मौजूद नालियों में से कचरा बाहर आने लग जाता है, जिस वजह से क्लीनर्स बह जाते हैं। पर रेडर्स का लीडर रूडो को बचा लेता है। तब जंका यहाँ पे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो देखता है कि इंजन मज़े से अपनी छतरी को नाव बनाकर उस कचरे वाली नदी के ऊपर से जा रहा होता है। और वो जंका को बताता है कि अगर तुम इसके अपोजिट साइड जाने की कोशिश करोगे तो तुम इसमें डूब जाओगे, तो इसीलिए किसी चीज़ को पकड़ो और इसके साथ बह जाओ। तब आगे जाके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, जिस वजह से ये सारे क्लीनर्स अलग अलग हो जाते हैं और इंजन सभी को ज़िंदा रहने के लिए कहता है। तब जंका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो राइडर्स को मारने की बात करने लग जाता है। तब यहाँ रूडो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ अचानक से क्या हो गया, जिस वजह से वो राइडर्स के लीडर से पूछने लग जाता है कि आखिरकार उसने कहाँ भेजा इन सबको। तब रेडर का लीडर बताता है कि ये सवाल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो लोग खुद तुम्हारे साथ यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ ये होना ज़रूरी था। पर फिर भी मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं, जिससे कि सारे के सारे राइडर्स चले जाते हैं वहाँ पर, ताकि वो अलग अलग क्लीनर्स का सामना कर सके और रोडो को अपने लीडर के पास छोड़ चले जाते हैं। तब यहाँ रेडर्स का लीडर कहता है कि आखिरकार तुम बार बार एमओ एमओ क्यों चिल्ला रहे हो, क्या ये तुम्हारे गुस्से का रीज़न है। मैं यहाँ पर उस गुस्से को शेयर करने आया हूँ और मेरा नाम सोडियल टैफन है। तो क्या तुम मेरे साथ मिलकर सेफेयर को नीचे लाना चाहते हो। रूडो को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी उसके सामने एक सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर सेफेयर तबाह हो रहा होता है और वही सेम सीन सोडियल को भी दिखाई देता है। सोडियल कहता है कि मुझे गलत मत समझना रूडो, मैं कभी भी सेफेयर को नहीं देखा है, तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या होने वाला है। पर ये सीन इस बारे में नहीं है कि हम उसे कैसे नीचे लाने वाले हैं, ये इस बारे में है कि हमारे टारगेट के साथ क्या होने वाला है। रूडो, जो तुम अभी अभी देख रहे थे वो उन लोगों का होगा जो तुम्हारे गुस्से का टारगेट बनेगा। तब ये रूडो कहता है, टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे अभी अभी क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताओ कि इस जूते के ऑनर और बाकी क्लीनर्स के साथ क्या हुआ। तब जोडियन कहता है कि टॉपिक मैं नहीं बल्कि तुम चेंज कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अपने वे में आंसर दिया है, तो अब जवाब देने की तुम्हारी बारी है। मुझे वेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए अब मुझे मेरे वर्ड्स को वेस्ट करने मत दो। ज़रा ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। रूडो को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है, और उसे एमओ की याद आने लग जाती है, क्योंकि उसके साथ भी वो बात नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से उसके सामने खड़ा था, जिस वजह से रूडो को यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिल रहा होता उसे देने के लिए, और ऊपर से यहाँ रूडो के पास कोई ट्रैश भी नहीं बचा है, जिस वजह से अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तब यहाँ पे जोडिन कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी क्लीनर्स और एमओ की बहुत ज़्यादा चिंता में हो। तो चलो फिर एक चीज़ बताओ कि आखिरकार तुमने क्लीनर्स को क्यों ज्वाइन करा है। तब रूडो कहता है क्योंकि मैं सेफर पर वापस जाना चाहता हूँ और क्लीनर्स इसमें मेरी मदद करेंगे। तब यहाँ पे ज़ोडिन कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ऐसे वापस जा पाओगे। सेफर पर जाना क्लीनर्स की ड्यूटी का पार्ट नहीं है, और अभी वो तुम्हारी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ और तुम्हारा गोल एक है। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हारे पास अभी जो भी है, क्या तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। क्या तुम्हें इससे ज़्यादा चीज़ें चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे रियो को देखते हैं, जो कि अकेली हो चुकी होती है, जिस वजह से वो क्लीनर्स को बुलाने लग जाती है। पर तभी वहाँ पे रेडर्स की टीम की एक लड़की आ जाती है और कहती है कि देखो ज़रा कैसे बिल्ली खोने के बाद डर रही है। तब यहाँ पे रियो कहती है, सीधा यहाँ पर आ गई, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तुम लोगों ने हमें इसलिए अकेला छोड़ दिया ताकि तुम सभी लोग हमसे एक एक करके लड़ सको। मैंने जितना सोचा था तुम रेडर्स तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकले। तभी यहाँ पे वो लड़की कहती है, बिल्कुल हम ऐसे ही हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हमारा बॉस हमें बहुत मारेगा। तब यहाँ पे जंका का सामना करने के लिए यहाँ पे ज़ेबर आता है, और इस बात से ज़ेबर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे फिर से उसके साथ लड़ने का मौका मिल गया होता है, जिस वजह से वो बिना रुके एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं।
तब जंका यहाँ पे सोच रहा था, जब ज़ेवर मेरे पास आया तब मुझे एहसास हो गया था कि अब या तो मैं मारा जाऊँगा या तो ये मारा जाएगा। तब वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देने लग जाते हैं और ज़ेबर को वहाँ पे एक लिक्विड दिखाई देता है, जिस वजह से वो उसे टच करने लग जाता है और उसको छूते ही उसका हाथ जल जाता है, जिससे वो चिल्लाने लग जाता है। और जंका यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि ज़ेबर के लेफ्ट हैंड के क्लोज उसी लिक्विड जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं और ज़ेबर बताते हैं कि मेरे राइट क्लोज के अंदर न्यूरोटॉक्सिन है, जो कि बदल नहीं सकता है। पर मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, जिस वजह से मैं न्यू टॉक्सिन्स का टेस्ट करता रहता हूँ और वो मेरे लेफ्ट क्लो में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि तुम इस बार कब तक मेरे सामने टिक पाओगे। तब जैबर उस फ्लूइड को जंका के ऊपर फेंक देता है। तब यहाँ हम गीता को देखते हैं, जो एक जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उस वो अकेली होती है, पर तभी वहाँ पर उसको एक कॉकरोच दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ रियो कॉकरोच को देखकर डरने लग जाती है, जिस वजह से रियो को लगने लग जाता है कि रेडर्स के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है। और रेडर्स उससे कहने लग जाती है कि वो क्लीनर्स में काम करती है और ग्राउंड पर रहती है, तो आखिरकार उसे कॉकरोच से कैसे डर लग सकता है। तुम कॉकरोच को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हो। तब यहाँ पे रियो कहती है कि चिंता मत करो, मैं सबसे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हूँ, क्योंकि क्लीनर्स में एक और मेंबर है जो ऐसे ही चीखते हुए इधर उधर भागने लग जाता है जब उसके ऊपर कोई गंदी चीज़ फेंकी जाती है। तब ज़ैबर यहाँ देखकर ये चीज़ हैरान हो जाता है कि जंका ने उसके लिक्विड से बचने की कोशिश नहीं की, पर हम देखते हैं कि जंका को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रूडो ने पहली मुलाकात में उसके साथ काफ़ी बुरा किया होता है। तब वो उस ज़मीन के हिस्से को उल्टा कर देता है जिसके ऊपर वो लिक्विड होता है और उसे जेवर के ऊपर फेंक देता है। तो यहाँ इंजन अपने अपोनेंट का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसका अपोनेंट एक अलमारी के पीछे छुपा होता है और वो दोनों अपनी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे होते हैं, जिस वजह से इंजन उसे बाहर आने के लिए बोलता है, पर उस राइडर को इंजन बहुत कमाल का लग रहा होता है। तब यहाँ पे हम ब्रो और डियर को देखते हैं, जिन्हें उस जगह को देखकर समझ में आ जाता है कि वो लोग अंडरग्राउंड में हैं और वहाँ पर उनके चोकर भी काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड में चोकर की मदद से किसी से भी बात नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से उन सभी लोगों को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। तब रेडर्स में वो लड़की बताती है कि जोडेल ने हमें पहला ऑर्डर ये दिया था कि अगर कोई भी रूडो के साथ वहाँ पर आता है तो हमें जितना हो सके उतने लोगों को हराना होगा, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें हराने वाली हूँ बिल्ली। रियो लड़ने के लिए मना कर देती है, जिस वजह से ह्यू उसे समझाने लग जाती है कि अगर वो जल्दी नहीं करेगी तो उसके दोस्त खतरे में आ सकते हैं, जिस वजह से रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर लेती है और उस पर हमला कर देती है, पर रियो उसके बालों को ही काट पाती है सिर्फ। और रियो कहती कि चिंता मत करो, मैं अपने सीज़र पर ब्लड नहीं आना देना चाहती, जिस वजह से मैं तुम्हारी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर मैं तुम्हारी सिल्की हेयर्स की कोई गारंटी नहीं ले सकती। अगर तुम्हारी ये कॉम तुम्हारी वाइटल इंस्ट्रूमेंट है तो मेरे हिसाब से अपने बालों से लड़ती हो, और वैसे भी सीज़र और हेयर तो एक दूसरे के लिए वैसे भी बैड मैच हैं। पर रियो उसके ऊपर हमला कर देती है और यहाँ जंका के हमला के बाद जैबर उठ भी नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से जंका को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने आसानी से हो गया। पर यहाँ तभी जैबर उस मलबे से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके बाटल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म चेंज हो चुकी होती है। तब जैबर कहता है कि ये तो कमाल हो गया, इतने टाइम बाद किसी ने मेरे अंदर के जानवर को जगाया है, अब तो सच में मज़ा आने वाला है। तो ये देखकर जंका को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ज़ेबर अभी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। तब ज़ेबर कहता है कि जंका मेरे दोस्त, चलो अब तुम्हें भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हारे पास भी अलग लेवल होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इस स्टिक को ऐसे ही घुमाते रहते हो। तो चलो फिर अब हम सीरियसली होके लड़ते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ व्यू पर हमला करने की वजह से रियो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है और उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब यहाँ पे ह्यू बताती है, जब हम प्लास्टिक कॉम को हेयर में से बाईपास करते हैं तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रोसिटी प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से मेरे बालों के अंदर स्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसीलिए मेरे बाल सिल्की नहीं बल्कि क्रैकली है। लगता है अब तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। मतलब कि गाइज़ उसके बालों में से करंट पैदा होने लग जाएगा। और गाइज़ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।